नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर के बारे में। आज जो पर्टिकुलर अपने पार्ट पढ़ने वाले हैं वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित। यूं तो नहीं कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन कुछ कुछ खास खास बातें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको हमें पता होने ही चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप चाहे कोई सा भी दे रहे हो, जैसे एक पार्ट रहता है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि भाई सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है। उस सेक्शन के बारे में अपने बात करने वाले हैं। तो एक बात सोचिए, कुछ बच्चे तो ये मानकर चलते हैं कि जो सबसे पहले लिखा रहता है वो सब्जेक्ट है और जो सबसे लास्ट में लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट है। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। कई बार सब्जेक्ट दिख भी जाता है कि भाई साहब ये रहा सब्जेक्ट, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये सब्जेक्ट अब जो लिख दिया है या रख रखा है हमारे सामने, ये सिंगुलर है या प्लूरल। यहां मार खा जाता है बच्चा, उसका भी पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे नाउन्स के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। कोई प्रोनाउन का भी फॉर्मेट अपने पास आ सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी खास खास चीजें हैं जितनी हम इस लेक्चर के दौरान कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अटेंटिविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है ना। अटेंटिविटी का मतलब क्लास में पूरा अटेंशन लेना चाहिए। सामान्य इसको एक वीडियो की तरीके से नहीं देखना कि ठीक है 1 मिनट देख लिया 2 मिनट देख लिया। क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने चीजें रखने वाला हूं और क्वेश्चन के पैटर्न से ही सीखने वाले हैं, उसी भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। सही समझ में आई आपके बात। नाउन में हम जेंडर तक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे ही प्रयोग में ले जाते हैं। तो फॉर्मेट जो अपना वो हम पता क्या करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनके ऊपर अपने बातचीत करने वाले हैं, जिसमें अपने क्या क्या पता करेंगे। नाउन के अंदर नंबर, नाउन के अंदर जेंडर, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ये क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं। प्रोनाउन एंड देयर ऑर्डर, प्रोनाउन और उनका ऑर्डर, क्या क्रम रह सकता है। प्रोनाउन एंड देयर ऑर्डर, इसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। ये क्या क्या सेक्शन हो सकते हैं, इनके ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ एक चीजें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं थोड़ी बहुत आपके साथ जेंडर को लेकर। किसको लेकर बात करते हैं? अपने जेंडर को लेकर बात करते हैं। तो जैसे फॉर्मेट आता है अपने पास, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ कंट्री, ये कहता है नेम ऑफ कंट्री, किसी भी देश का नाम हो जाता है वो क्या होता है भाई, न्यूटर जेंडर में होता है। और न्यूटर जेंडर के लिए आमतौर पर अपने किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो, एक तो रहता है मैस्कुलाइन जेंडर, एक तो क्या रहता है? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब पुलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर पुलिंग जो रहते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए सन लिख रखा हो, जैसे मान लीजिए डेथ लिख रखा हो, सन हो, डेथ हो। जैसे समर हो, गर्मी, समर हो गया, डेथ हो गया, ठीक है ना। सन हो, समर हो, डेथ हो, ठीक है ना। टाइम तक को भी वो किस में लेकर जाता है? टाइम तक को भी वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर लेकर जाता है। मैं यहां पर ही और शी उसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर में जाने वाला हूं, लेकिन पहले आप समझिए मैस्कुलाइन जेंडर क्या है। जैसे सन, डेथ, समर, टाइम हो गया, इनको ये कौन से जेंडर की ओर लेकर चलता है भाई? ये लेकर चलता है इनको मैस्कुलाइन जेंडर की ओर। फिर एक अपने पास आएगा जी फेमिनाइन जेंडर। एक क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक तो सबसे पहले मून, यही है सबसे सॉलिड मामला। मून का मतलब चंद्रमा। जैसे हम पढ़ते हैं ना चंदा मामा, याद रखिए अंग्रेजी में वो मामा नहीं मामी है, इसे रिलेट करके याद रख लीजिए आप। तो मून हो गया। फिर अच्छा इधर एक इसमें मैस्कुलाइन में ना विंटर भी लिखते हैं, विंटर। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं ये विंटर कैसे। लेकिन अब फेमिनाइन की ओर दोबारा बढ़ते हैं। मून हो गया अपने पास, साथ ही साथ इसके अंदर स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग आ गया। साथ ही साथ इसमें अर्थ आ जाएगा भाई, अर्थ आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जस्टिस आ जाएगा, न्याय। साथ ही साथ इसमें लिबर्टी आ जाएगा, लिबर्टी आ जाएगा। इस साथ ही साथ इसके अंदर मर्सी, दया, मर्सी आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कैसे जेंडर माने गए हैं भाई? फेमिनाइन जेंडर। चलिए याद करिए, ध्यान से सुनिएगा। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब पुलिंग। अंग्रेजी के अंदर पुलिंग उनको माना गया है, एक सेक्शन बनता है इसके अंदर अलग से, जहां जिसका प्रभाव, इंपैक्ट, वो थोड़ा हार्शनेस दिखाई दे, उसके अंदर कठोरता, सौम्यता नहीं है उसमें, कठोरता है,
हार्शनेस दिखाई दे, उनको वो कहता है कि भाई ये कैसे जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है। एक तो ये फॉर्मेट। और फेमिनाइन जेंडर का मतलब फीमेल, स्त्रीलिंग, वो कहता है वहां उसने उन जेंडर को फॉर्मेट में रखा है जिनका इंपैक्ट, प्रभाव, कूलिंग इंपैक्ट पड़ता हो। कूलिंग का मतलब थोड़ा सौम्यता का भाव हो। जैसे मून हो गया, स्प्रिंग बसंत ऋतु हो गया, अर्थ हो गया धरती, धरती को तो हम वैसे भी मां बोलते हैं, जस्टिस न्याय हो गया, लिबर्टी स्वाधीनता स्वतंत्रता से रिलेटेड बात हो गई, मर्सी हो गया। ये कौन से जेंडर की ओर ये लेकर जाता है? आमतौर पर फेमिनाइन जेंडर की ओर लेकर चलता है, क्योंकि इनका इंपैक्ट कैसा पड़ता है? कूलिंग इंपैक्ट पड़ता है। अब सन है सूर्य का प्रभाव, हार्शनेस, कठोरता, डेथ मौत, समर गर्मी, टाइम इसको भी नेगेटिव फॉर्मेट में लेके चलता है। और विंटर, आपको शायद दिक्कत विंटर को लेकर आ रही होगी कि यार विंटर, सर्दियां पड़ती हैं। ध्यान से देखिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई, उनके वहां पे है ना, आप यूं मानकर चलिए भाई हमारे यहाँ तो 2 महीने सर्दी पड़ती है, वहां क्या है आप मानकर चलिए 8 महीने सर्दियां पड़ रही है। और सर्दियां इतनी प्रभावित तरीके से पड़ रही है कि आम जनजीवन उनका प्रभावित रहता है। आम जनजीवन इतना प्रभावित रहता है कि सही तरीके से, सुचारू तरीके से कोई कार्य कर ही नहीं पाते। इस वजह से, सुचारू तरीके से कार्य नहीं करवाने की वजह से उन्होंने विंटर को हमेशा कैसे जेंडर में रखा? मैस्कुलाइन में। कारण उनका इंपैक्ट उन्होंने देखा जीवन पे नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। हमारे यहाँ पे तो भारत तो विविधता में एकता वाला देश है, हर चीज का बढ़िया प्रभाव पड़ा है, कोई समस्या नहीं है, हर प्रकार का मौसम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मेट है। अब देखिए, ये जो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, ये जो मैस्कुलाइन जेंडर है, ये आमतौर पर अपने किसकी ओर लेकर चलते हैं? इन ही के बराबर। और जो फेमिनाइन जेंडर है, ये किसके बराबर लेकर चलते हैं? अपने शी के बराबर। और एक होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसकी ओर चलता है जी? इट की ओर। जिसके जेंडर का बेसिकली आइडिया नहीं होता, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? इट का प्रयोग करते हो। तो ही, शी और इट थोड़ा समझ में आया? अब चलते हैं अपने वाक्यों की ओर कि कहां क्या लग सकता है। सेंटेंस देखो आप, द मून हैज हिडन ब्लैंक फेस बिहाइंड अ क्लाउड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देते हैं। ऑप्शन दे रखा उसने हर और इट्स। द मून हैज हिडन हर फेस या इट्स फेस। आमतौर पर बच्चा करके आता है इट्स फेस, लेकिन हमें पता है मून जो है, चंद्रमा जो है, वो कौन से जेंडर में गया है? फेमिनाइन जेंडर में। क्या लग जाएगा जी? हर का प्रयोग होगा। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। चंद्रमा जो है छिपा चुका है अपना चेहरा एक बादल के पीछे। ये इसका अर्थ बन गया। द सन शेड्स ब्लैंक बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। बीम्स का मतलब किरणें। बीम्स का अर्थ क्या होता है? किरणें। सूर्य जो है वो शेड्स बिखेरता है अपनी किरणें गरीब और अमीर पर, अमीर और गरीब पर एक समान। सन कौन से जेंडर में गया जी? फेमिनाइन जेंडर में या मैस्कुलाइन में? मैस्कुलाइन के अंदर। तो हिज होगा कि इट्स होगा? बच्चे कहीं इसमें इट्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, हमें पता है सन क्या है, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन? मैस्कुलाइन जेंडर है, तो किसका प्रयोग होगा? हिज का प्रयोग होगा। स्प्रिंग हैज स्प्रेड, बसंत ऋतु हैज स्प्रेड, फैला चुकी है। ब्लैंक मेंटल, अपना आवरण, मेंटल का मतलब यहां पे क्या है? आवरण। अपना आवरण जो है वो फैला चुका है। ऑफ ग्रीन, हरियाली की चादर, हरियाली का आवरण जो फैला चुकी है। ओवर द अर्थ, धरती के ऊपर। स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, ये कौन से जेंडर में जाता है? ये जहां भी है भाई हमेशा ही है जो ये फेमिनाइन जेंडर में जाता है। बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है इसका, कूलिंग, सूदिंग। किस में जाएगा भाई? हर। क्या आंसर होगा? हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। इंडिया इज अ कंट्री, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स का प्रयोग किया गया। इंडिया एक कंट्री है, देश है, और इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। कोई समस्या नहीं है। आया थोड़ा बहुत हिसाब किताब समझ में? इनको आपको याद रखना है, नोट डाउन भी कर लीजिए, काम आएंगे आपके। थोड़ा सुनने में कई साथियों को आज अजीब ही लगा होगा कि ये क्या होगा, विंटर और ये जो मैस्कुलाइन में कैसे चले गए? चले गए भाई, अब दिमाग में रखिएगा, इनको काम आएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक फॉर्मेट और अपने सीखते हैं यहां पे, समझो आप। इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड इट्स ए हर ओपन पास। इंग्लैंड इज द कंट्री, इंग्लैंड देश है, वेयर जहां पर, आई फाउंड मैंने पाया, ब्लैंक ओपन पास। इट्स और हर में आप क्या प्रयोग करके आएंगे? पहले आप अपना उत्तर विचार कर लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए। क्या आप क्या मानेंगे? कमेंट कर दीजिए मुझे, इट्स होगा कि हर होगा? इंग्लैंड देश का नाम है, कैसा जेंडर, किस तरीके का जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। आमतौर पर इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट क्या है अब वो समझते हैं। याद रखिएगा, नोट ध्यान में रख लेना अपने को। अगर देश का नाम, अगर देश का नाम, अगर देश का नाम पर्सोनिफाइड हो, पर्सोनिफाइड, ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई? मानवीकरण। मैं मानविकृत लिख देता हूं,
मानवीकृत हो तो वह शी के बराबर माना जाता है। किसके बराबर माना जाएगा? शी के बराबर माना जाता है। शी के बराबर माना जाता है। ये लो साहब, नई स्कीम आ गई, नया ट्विस्ट आ गया, मैं सिखा देता हूं आपको। पहले तो ये मानवीकरण क्या होता है? नेगेटिव, कोई भी निर्जीव जो चीज रहती है, सजीव और निर्जीव के बीच में जो आप ये कई बार जो है ना विशेषताएं आपस में जोड़ देते हो ना, कि देख यार ये पंखा तेरी तरह चढ़ चढ़ करके चल रहा है, अरे पंखा उसकी तरह थोड़ी चल रहा है, आपने मानवीकरण किया है वहां पे, पर्सोनिफाइड ये टर्म होती है, ठीक है ना, मानवीकरण। तो इंग्लैंड इज द कंट्री, इंग्लैंड एक ऐसा देश है वेयर आई फाउंड, जहां पे मैंने पाया ओपन पाथ। यहां पर ओपन पाथ्स का मतलब खुले रास्ते नहीं है, यही चीज है सीखने वाली। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ओपन पाथ्स, इस ओपन पाथ्स का मतलब इस पूरे सेंटेंस के अंदर खुले रास्ते नहीं है, खुले रास्ते नहीं माना गया है। यहां पर ओपन पाथ से ना जो पर्सोनिफाइड है, इसका मतलब है ओपन माइंडेड पीपल। इसका मतलब क्या बना? ओपन माइंडेड पीपल, खुले विचारों के लोग। इसका अर्थ क्या बन गया? खुले विचारों के लोग, खुले विचारों के लोग। ये इसका फॉर्मेट बना, अर्थ बना। अब कोई बात कहे बच्चा कि अल्ले गुरुजी ये कैसे समझ में आएगा वाक्य के अंदर? बेटा रीडिंग का खेल है, अगर रीडिंग बेहतर होगी तो चीजें समझ में आ जाएगी, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। पर अभी तो सीखा ही है ना, थोड़ा बहुत समझ में आ ही सकता है। तो इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड, इट्स होगा कि हर, याद रखिए अपना आंसर क्या होगा? हर होगा, इट्स नहीं होगा। ये छठा सेंटेंस जो आप देख रहे हो, ये केवल और केवल आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कल को वर्ब का कॉन्सेप्ट पूछ ले आपसे। द हैव्स, द हैव्स का मतलब होता है अमीर लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द हैव्स शुड नॉट, यहां पर कोई जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, अमीर लोगों को निंदनीय तरीके से नहीं देखना चाहिए। किनकी ओर? द हैव नोट्स, हैव नोट्स का मतलब गरीब लोगों की ओर। रेदर, इसके बजाय उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड एनकरेज देम, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम के लिए, टू अर्न देयर लिवलीहुड, कि वो अपना जीवन यापन करे। ध्यान से क्या चीज सीखी हमने? दो मीनिंग सीख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। द हैव्स, इसका मतलब होता है अमीर लोग। तो कल को द हैव्स के बाद अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए कि बेटा इज या आर में से क्या आएगा, द हैव्स के बाद इज और आर में से क्या आएगा? आर आएगा। हैव नोट्स, हैव नोट्स का मतलब गरीब लोग, गरीब लोग। हैव नोट्स, हैव नोट्स के बाद अगर इज और आर में से कुछ लिख लिखने दे दिया जाए, क्या लगाओगे? आर लगाओगे। प्लूरल है तो प्लूरल अगर आपका नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी, प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल ही आती है। तो ये पैटर्न हमने यहां पे सीखा है, जरूर दिमाग में रखिएगा, काम आएगी आपके बात, हर हालत में ही काम आएगी। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज है यहां पे सॉलिड। अब देखो आप, एग्जाम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने पास, एग्जाम पर बेस्ड, एग्जाम पर आधारित कुछ, एग्जाम पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर बात करते हैं। दीज नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म। पहली बात, कभी भी कोई नाउन अनकाउंटेबल कोई नाउन हो जाए, कोई नाउन कैसा हो? अनकाउंटेबल नाउन हो। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है तो याद रखिएगा उसके बाद कभी वर्ब लगानी पड़ जाए, वो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब लगाइए? सिंगुलर वर्ब लगाइए। पॉइंट नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते हो, ऐसे नाउन के बाद कभी वर्ब लगानी पड़ जाए, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ये कह रहा है दीज नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म, ये जो सारे नाउन है ये कैसी फॉर्म में है? सिंगुलर। तो ये सारे के सारे नाउन है ना अनकाउंटेबल ही, जो नाउन आपको फिलहाल दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं? अनकाउंटेबल फॉर्मेट में। मैं इस क्लास के माध्यम से जिसको अंडरलाइन करूं उसे तो परमानेंट याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। पढ़ते हैं कुछ कुछ। फर्नीचर अंडरलाइन कर चुका हूं, अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। पॉवर्टी गरीबी अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री हेयर वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क का मतलब कार्य है, तो ये याद भी रखना, वर्क का तो मतलब होता है कार्य, और एक होता है वर्क्स, WORKS, वर्क्स, इसका मतलब क्या हो गया? रचनाएं या कृतियां, रचनाएं या फिर कृतियां, रचनाएं या कृतियां। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर तो एस और एस भी नहीं लगता, लेकिन अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग कर रखा हो, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा भाई मेरे, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे वाटर पानी, तो वाटर्स का मतलब समुद्र,
जैसे एयर, एयर का मतलब हवा, तो एयर्स का मतलब हवाएं नहीं होता, एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, घमंड, मीनिंग चेंज। एयर तो अनकाउंटेबल है। फोर्स, फोर्स का मतलब ताकत या फिर बल, तो फोर्स का कोई कह दे फोर्सेस होता तो है एस और एस लग तो गया ना दोस्त, फोर्सेस का मतलब होता है सेना। फोर्स का मतलब बल या ताकत, ये अनकाउंटेबल नाउन था। तो जिस भी अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस लग रहा है ना नाउन के साथ, उसका मीनिंग ही बदल रहा है। जैसे ये देख लो आप, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, कार्य क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मैं क्या लिख रहा हूं, यूसीएन, यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। वर्क्स का मतलब रचनाएं या कृतियां, ये फॉर्मेट बन गया। बिजनेस, ब्रेड, टेक्नोलॉजी, स्टेशनरी, जरूर याद रखिए स्टेशनरी तो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। स्टेशनरी, देखो स्टेशनरी की दो स्पेलिंग होती है, एक तो ये दिख रही है आपको ई आर वाई वाली, तो STATIONERY स्टेशनरी, इसका तो मतलब होता है लेखन सामग्री, इसका तो अर्थ क्या बनता है, लेखन सामग्री से संबंधित होता है। और एक स्टेशनरी की स्पेलिंग ये भी रहती है जी, STATIONARY स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है, ठहराव या फिर होल्टेड, नॉट मूविंग, आप होल्टेड भी कह सकते हो। होल्टेड का मतलब होल्ड रोका, ठहराव, नॉट मूविंग होता है ना। स्टेशनरी व्हीकल, कोई खड़ा हुआ साधन। और एक स्टेशनरी, जो स्टेशनरी शॉप वगैरह अपने बोलते हैं ना, वो क्या रहता है, ये स्पेलिंग रहती है ERY वाली, और ये ARY, इसका मतलब ठहराव और होल्टेड। एग्जाम में कई बार आता है। मिसचीफ, शरारत, क्रॉकरी, बर्तन वगैरह वाले मामले होते हैं। लगेज, बैगेज, दोनों को अंडरलाइन कर रहा हूं, जरूर याद रखना, साजो सामान, जो सामान रहता है। पोस्टेज, डाक को बोलते हैं। वेस्टेज, कचरे को बोलते हैं। जो रबिश, बकवास को भी बोलते हैं और कचरे को भी बोलते हैं। ब्रेकेज, टूट फूट का सामान होता है। इक्विपमेंट, उपकरण को बोलते हैं। ट्रैफिक, अंडरलाइन भी कर रहा हूं, ट्रैफिक यातायात को बोलते हैं। न्यूज, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं आपको। मशीनरी, फ्यूल, ईंधन। पेपर, पेपर का मतलब कागज, लेकिन एक पेपर्स भी तो होता है ना, वो होता है कागजात। पेपर्स क्या होता है, कागजात। पेन का मतलब दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब है प्रयास, प्रयत्न। ये नोट डाउन करने आपने, लिखने भी है साथ साथ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट रख सकते हो, इनका काम आएंगे आपके ये। तो पेन्स का अर्थ तो क्या होता है, पेन्स का तो मतलब होता है प्रयास या फिर प्रयत्न, ये आपको ध्यान रखना है। पेन का मतलब दर्द था, पेन का तो मीनिंग क्या था, दर्द, और पेन्स का मतलब प्रयास या प्रयत्न को बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। उधर पेपर, पेपर का मतलब तो कागज होता है, लेकिन पेपर्स का मतलब कागजात। पेपर्स का मतलब क्या होता है, कागजात, दस्तावेज, और पेपर का मतलब होता है कागज। अनकाउंटेबल नाउन है पेपर, तो पेपर्स होता है कागजात। एक एक्सपीरियंस, अनुभव। वर्ड, शब्द को बोलते हैं, वर्ड का मतलब शब्द। डर्ट, डस्ट, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, धूल, मिट्टी। बटर अनकाउंटेबल है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके भी। फिर इलेक्ट्रिसिटी, हेरिटेज, विरासत। गार्बेज, कचरा। अकोमोडेशन, स्पेलिंग याद करना अति आवश्यक है, मिस स्पेल्ट में बहुत बार पूछा जाता है अकोमोडेशन, ठीक है ना, रहने की जो जगह रहती है ना, अकोमोडेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सारे जो आप नाउन देख रहे हैं कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। इनके बाद कभी वर्ब आएगी तो कैसे लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। सोप हो गया, चॉकलेट हो गया। ड्रेपरी, कपड़े को बोलते हैं, ड्रेपरी का मतलब कपड़े, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर, आइस, म्यूजिक, ग्रीनरी, लिबर्टी, पॉटरी। शुगर को अंडरलाइन भले ही करो, बाकी शुगर और आइस ये आपको पता ही है कि ये तो अनकाउंटेबल होते हैं। जो अंडरलाइन किए उन्हें जरूर याद रखिएगा, पीछे मैंने अंडरलाइन ये किए, इनको दिमाग में रखिएगा। बात क्या है सीखने वाली, ये कह रहा भाई ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब बात आती है इनके बाद अगर कभी वर्ब आ जाए कैसी आएगी, सिंगुलर। इनके साथ आमतौर पर एस का प्रयोग नहीं करते। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं कैसे क्या होगा। ये देखो आप प्रश्न, ऑल द एविडेंस क्या है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसे दोषी ठहराया गया। सीखने वाली चीज एविडेंस, पहली चीज एविडेंस जो है वो UCN, अनकाउंटेबल नाउन है। एविडेंस कैसा नाउन है, UCN, अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद रखिएगा एविडेंस ही सही होगा। यहां पर एविडेंसेस के आगे से क्या हट जाएगा, ये जो S लिखा हुआ है ना, ये हट जाएगा। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी जी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो उत्तर क्या बनेगा, आंसर ये गलत है। ए पार्ट में आपका एरर था, तो सही करते हैं। एक तो होगा एविडेंस, एक तो क्या होगा एविडेंस, ये सही। और ये वर भी गलत था, यहाँ पे वर का क्या होगा, वर तो है गलत, यहाँ पे क्या हो जाएगा वोज। दो गलतियां थी, एविडेंसेस नहीं होता। हिंदी में जरूर बोलते हैं सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए,
पर इंग्लिश में याद रखिएगा एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, और एविडेंस अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एस लगा सकते हैं ना। एविडेंस अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, हाँ लगा दी। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ये रही भाई गड़बड़, भाई सी पार्ट में गड़बड़ हो रखी है, इंफॉर्मेशंस गलत हो गया, सही क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ये आपका आंसर होगा जी। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक, तुम सारी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हो जो इस किताब के अंदर है। द मैनेजर डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द फर्नीचर्स, लिखा है ना अपनों ने, फर्नीचर्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो एरर सी पार्ट में है। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं होता तो आंसर क्या होता, नो एरर। तो फर्नीचर्स जो लिखा हुआ है ये हो गया जी गलत, तो आंसर क्या होगा इस तीसरे क्वेश्चन का, फर्नीचर होगा, ये आपका आंसर होगा। फर्नीचर्स गलत और फर्नीचर आपका आंसर हो जाना है, कर लीजिए नोट डाउन, काम आएगी ये भी बात आपकी सॉलिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, राइट और रॉन्ग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, सही है कि गलत है, लॉजिक लगाइए। सोचा आपने, रॉन्ग था, राइट कर लेते हैं, ये सीनरीज में गलती है जी, तो होगा क्या, सीनरी, SCENERY, सीनरी होगा जी, ये आपका आंसर है, क्योंकि सीनरी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है। वो अब तो उसने सिंगुलर लगाई रखी थी, लेकिन सीनरीज कर दिया, एस और एस वाली गणित बिठा दी, गड़बड़। राजूज लगेज वॉज बुक्ड, राइट और रॉन्ग, लगेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है, सब कुछ सही था, सेंटेंस कैसा था, राइट था। वेद गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस की स्पेलिंग एक ये ADVISE भी होता है, लेकिन ऐसी वाला मामला तो होता है वर्ब, और ADVICE एडवाइस का मतलब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंट UCN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अब ये देखो, वेद गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है, राइट है। अगर ऐसे नाउन को आपको कभी 1 या 2 या 3 का भाव देना पड़े तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो, 1 पीस ऑफ, 2 पीसेस ऑफ, इनका प्रयोग कर सकते हो। तो इसने लिखा 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइस का क्या नहीं किया इसने, एडवाइसेस ADVICES, ये काम इसने कहीं भी नहीं किया है, सही क्या रहेगा, एडवाइस ही रहेगा। हाँ पीछे अगर दो हैं तो 2 पीसेस ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ, 1 पीस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, ये कर सकता था, यहां कोई समस्या नहीं थी, इनको आपने दिमाग में रख लेना। तो ये पैटर्न अपनों से समझा। अब देखो आप, दीज नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ये नाउन जो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं भाई, ये सारे के सारे नाउन कौन सी फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। ध्यान से, अगर जब आपका नाउन प्लूरल है, नाउन ही क्या है आपका, प्लूरल है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, सिंपल सी बात है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा रहना है, प्लूरल में। तो पैंट्स, जीन्स, चिनोज कपड़े का एक प्रकार होता है, पायजामाज सब में ऐसा लगता है, पैंट नहीं होता, जीन नहीं होता, ऐसा लगे रहता है इनमें। तो पैंट्स, जीन्स, चिनोज, पायजामाज, कैप्रीज, शॉर्ट्स, निकर्स, शूज, सब में ध्यान रखिएगा। तो मैं अंडरलाइन करता हूं, पैंट्स, पायजामाज, इधर ये निकर्स, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मा, गोगल्स, ये भी चश्मा ही रहता है, उधर स्पेक्टिकल्स भी चश्मा होते हैं, ग्लासेज, सीजर्स, कैंची, सीजर्स का मतलब कैंची, टोंग्स, चिमटा, टोंग्स किसे कहते हैं, चिमटा को कहते हैं, प्लायर्स, प्लास को बोलते हैं, प्लायर्स किसे कहते हैं, प्लास को, पिनकर्स, संडासी को बोलते हैं, पिनकर्स किसे कहते हैं, संडासी को, बाइनोकुलर्स, दूरबीन को कहते हैं जी, दूरबीन, बेलोज, बेलोज का मतलब क्या होता है, लिख देता हूं, बेलोज, फूंकनी, फूंकनी बोलते हैं ना बड़े, फूंकनी वो है ये। गैलोज, फांसी का फंदा, ये क्या होता है, फांसी का फंदा। ये सब देखो आप, सब कैसे नाउन है, प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ट्रूप्स, सेना को बोलते हैं, ट्रूप्स का मतलब सेना। एम्बर्स, राख को भी बोलते हैं, ज्वाला को भी बोलते हैं, राख हो गया,
ठीक है ना, आग की जो ज्वाला रहती है उसे भी बोल सकते हैं। सेविंग्स बचत, विद रिगार्ड्स सम्मान के साथ। टीन्स का मतलब क्या आता है, किशोर। कैसे नाउन है, सबके सब प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ध्यान रखें, सबको आपको दिमाग में रखना है, काम आएंगे आपके। चलिए देखते हैं सेंटेंस, वाक्य आपके सामने। वेयर आर माई पेंट्स, राइट और रॉन्ग? वेयर आर माई पेंट्स, राइट है कि रॉन्ग है? ऑब्वियस सी बात है, पेंट नहीं होता पेंट्स होता है। वर्ब भी कैसे लगाई है, उसने आर लगाई है, ओके है। राहुल बोट अ जीन्स यस्टरडे, यहां पे अपने एक काम करते हैं, ये हटा लेते हैं। राहुल बोट जीन्स यस्टरडे, समस्या को नहीं थी, सब कुछ सही था। राहुल बोट जीन्स यस्टरडे, सब कुछ सही था। राहुल बोट जीन्स यस्टरडे, ठीक है ना। तो एक तरीके से तो ये फॉर्मेशन बन जाएगा। एक तो फॉर्मेट आप ये जो ध्यान रखेंगे, और इस बोट की स्पेलिंग को सही कर लेते हैं, BOUGST होता है, BOUGST, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। वहां तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर आप करना चाहते हो राहुल बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, भी हो सकता है। क्या कर सकते हैं अपने, अ पेयर ऑफ जीन्स। सेंटेंस ये ठीक है, कोई समस्या नहीं है, सही स्पेलिंग अपनों ने इधर सही कर दी, जीन्स में से ए हटा दिया। कोई कहते नहीं गुरुजी ए रहना है, रखना है अपने को, तो दोस्त ए पेयर ऑफ कर सकते हो। राहुल बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे करा जा सकता है। द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स आर इंक्रीज एवरी ईयर, यहां से द हटा देना है ना, द आर्टिकल के लिए नहीं। द वेजेस, ये सीख लो भाई, वेजेस। वेजेस का मतलब अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर हो पेमेंट, वेजेस का मीनिंग कभी किसी वाक्य में क्या बन रहा हो, पेमेंट, तो याद रखिएगा वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल, तब वर्ब आएगी प्लूरल, बहुवचन। लेकिन अगर वेजेस का अर्थ किसी सेंटेंस में बन रहा हो रिजल्ट, परिणाम, कैसा बन रहा हो, रिजल्ट या परिणाम, तो याद रखिएगा भाई वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। ये अपने को दिमाग में रख लेना है। उदाहरण आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम मौत होता है। यहां तो वेजेस का मतलब क्या है, परिणाम। सेंटेंस में कोई समस्या नहीं है, एकदम ओके है। लेकिन अभी सेंटेंस में द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स, कोई समस्या नहीं थी। द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स आर इंक्रीज्ड एवरी ईयर, कोई समस्या नहीं थी, आर लिखा हुआ है, सब सही था हिसाब किताब। यहां पर वेजेस का मतलब तनख्वाह, मजदूरी, पेमेंट से रिलेट कर रहा था। तो कभी सेंटेंस के अंदर तनख्वाह, मजदूरी वाला मामला हो, वेजेस का मीनिंग, तब तो वर्ब आती है प्लूरल। वेजेस का मतलब अगर सेंटेंस के अंदर हो रिजल्ट, परिणाम, तो फिर वर्ब आती है सिंगुलर। द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस एकदम ओके था। सीजर्स के बाद आर लगाया हुआ है, कैंची जो वो टेबल पर रखी हुई है, पड़ी हुई है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ये सेंटेंस में गड़बड़ थी भाई, रॉन्ग। यहां पर इस सराउंडिंग का क्या कर दीजिए, सराउंडिंग्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स, ये हो जाएगा। सराउंडिंग्स का मतलब वातावरण, आसपास का माहौल, वातावरण, ये सराउंडिंग्स होता है। इसको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, काम आएगा आपके। नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वेजेस वाला कॉन्सेप्ट कतई मत भूलिएगा, जरूर आपकी मदद करने वाला है। शॉर्ट फॉर्म में हम सारी चीजें जो है वो दिमाग में ला रहे हैं, और इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उस हिसाब से अपने को इनको जो है वो याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। लो भाई, प्रोनाउन से संबंधित कॉन्सेप्ट है अपने पास एक, क्या पैटर्न बन सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला बनता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला एग्जांपल है, दूसरा है, और ये तीसरा है। समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। वन शुड रेस्पेक्ट, वंस होगा कि हिज होगा, पेरेंट्स। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स, आप अपनी तरफ से विचार करिएगा। बहुत पुराना, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं स्कूल लेवल से सेंटेंस चलते आ रहा है। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स होगा या हिज पेरेंट्स होगा। वैसे ये प्रोनाउन कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन। ये फॉर्मेट कैसा बन रहा है, पजेसिव फॉर्मेट बन रहा है। पर आपसे मैं आंसर जानना चाहता हूं कि वंस होगा या हिज होगा। सोचा आपने कुछ ना कुछ, हमेशा याद रखिएगा, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट होगा, वंस पेरेंट्स, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स होगा, वंस पेरेंट्स। ये आपका जो है वो प्रॉपर सही सेंटेंस होगा। एग्जाम के अंदर कभी यहां पे हिज लगा के दे दिया जाएगा, गलत। क्यों, वन का मतलब क्या है, यहां पे हर किसी को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। आपके बारे में बात हो रही है या मेरे बारे में, सबके बारे में।
तो जब वन का प्रयोग किया हर कोई, तो हिज लगाते तो आप किसी एक की तरफ पहुंच गए कि उसको ही करनी चाहिए, सभी के बारे में बात हो रही है, तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ये फॉर्मेट अपना बनेगा। स्मॉल कार्स आर मोर इकोनॉमिकल देन बिग वंस, कोई समस्या नहीं है, देन बिग वंस कोई कष्ट नहीं है, एकदम ओके सेंटेंस है। छोटी गाड़ियां जो होती है मोर इकोनॉमिकल, कम खर्चा करती हैं, किसके बजाय तुलना करी गई ना, बिग वंस, बड़ी के बजाय, बड़ी बिग वंस का मतलब किससे तुलना करी गई, कार्स। कोई कहते भाई इसमें तो अपोस्ट्रोफी एस लग रहा था, इसमें क्यों नहीं लग रहा, तो दोस्त वहां पर वन शुड रेस्पेक्ट वंस, अपने, यहां पर अर्थ किससे, वंस का मतलब बड़ी गाड़ियां, बिग वंस का मतलब बिग कार्स, यहां पर बिग वंस जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, बिग कार से तुलना करी जा रही है। तो एक ही फॉर्मेट है, सेंटेंस एकदम ओके था। देयर आर 7 एक्टिव वर्कर्स, देयर आर 7 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस इन दिस फैक्ट्री, 3 जो आलसी हैं इस फैक्ट्री के अंदर, क्या फॉर्मेट बनेगा, दोबारा आप बताइएगा क्या पैटर्न आप बनाना चाहोगे, यहां पे क्या पैटर्न बनेगा, क्या फॉर्मेशन बनेगा। देयर आर 7 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस इन दिस फैक्ट्री, तुलना किसकी किसके साथ करी जा रही है, तुलना कहां किसके साथ हो रही है, 7 एक्टिव वर्कर्स की तुलना हो रही है किसके साथ, 3 लेजी वंस, 3 आलसी वर्कर्स के साथ। सेंटेंस में इसमें भी कोई कष्ट नहीं है, एकदम ओके सेंटेंस है, ये पैटर्न बन जाए। तो हमने कुछ नाउन और प्रोनाउन को लेकर कुछ फॉर्मेट समझे, इनको दिमाग में रखिएगा, काम आएंगे आपके ये पैटर्न हर हालत के अंदर। तो एक बार फटाफट से रिकॉल सेशन रख दूं सारा के सारे का, जो जो हमने चीजें सीखी हैं, शुरुआत पे चलते हैं, जो हमने बातें करी है। बात ये थी, ये फॉर्मेट अपनों ने सीखा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि कौन कौन से मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन जेंडर है, इनको आपको दिमाग में रख लेना है कि कैसे मैस्कुलाइन बनता है। मैस्कुलाइन का मतलब सन है, डेथ है, समर है, टाइम है, विंटर है, ये कौन से जेंडर माने गए हैं, मैस्कुलाइन जेंडर माने गए हैं। फेमिनाइन जेंडर कौन से हो गए अपने, मून है, स्प्रिंग है, अर्थ है, जस्टिस है, लिबर्टी है, मर्सी है, ये कैसे जेंडर माने गए हैं अपने, ये फेमिनाइन जेंडर माने गए हैं अपने पास। फिर न्यूटर जेंडर, देशों के नाम आमतौर पर न्यूटर जेंडर के तौर पे रखे गए थे, लेकिन पर्सोनिफाइड हो तब कौन से जेंडर में चले गए थे, ये शी के बराबर माने गए हैं। फिर ये कुछ नाउन हमने लिखे जो कौन से फॉर्म में है, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन थे, अनकाउंटेबल थे तो क्या करना है, वर्ब सिंगुलर लगानी है। ये फॉर्मेट अपनों ने देखा था, इनको दिमाग में रख लेना है, ये सारे वर्ड मीनिंग ध्यान रखिएगा। ये कुछ हमने सेंटेंसेस किए हैं, इनको दिमाग में रख लेना है। तो उम्मीद करता हूं शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर हमने जो बातें सीख, एग्जाम में आते हैं इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सेशन रखेंगे जिनमें शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट टाइम पे बड़ी अच्छी चीजें अपने याद करेंगे, क्योंकि अपना काम क्या है, टाइम कम से कम वेस्ट करना है। लाइव साथ जुड़े हुए रहेंगे, यूट्यूब पे साथ जुड़े हुए रहेंगे, जैसे भी साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सीखना है, मेन मोटिव क्या है, सीखना है, टाइम कम से कम वेस्ट करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम इज मनी, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ही क्या है, टाइम है। तो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना, अटेंशन रखनी है पूरी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सीखेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।